हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो स्टफ। कल के लेक्चर के अंदर हमने कंडीशन नंबर थर्ड पढ़ी थी और कंडीशन नंबर थर्ड को कंक्लूड करने से पहले हमें इसके अंदर एक ग्राफ समझना है। बट बिफोर वी विल स्टार्ट द लेक्चर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हम जो ये वीडियोस बना रहे हैं इट्स ओनली फॉर योर बेनिफिट, ताकि मैक्सिमम पीपल कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। तो हमारी रिक्वेस्ट एक ही आप लोगों से कि प्लीज सपोर्ट आवर चैनल। सपोर्ट कैसे करना है? आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और उससे बड़ी बात, हमेशा जब भी आप वीडियो देखें प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। सो आई होप यू विल फॉलो आवर रिक्वेस्ट एज वेल। जिस तरह हम आपकी डिमांड्स पे वीडियोस बना रहे हैं और इंशाल्लाह कंटिन्यूअसली बनाते रहेंगे, एंड वी एक्सपेक्ट ओनली दिस थिंग फ्रॉम यू कि you please share these videos with your friends so that they can also get benefit from it. So before now taking the condition number 4, हमें कंडीशन नंबर थर्ड के अंदर एक सिनेरियो को समझना है, एक ग्राफ को समझना है, जिस ग्राफ के अंदर या जिस ग्राफ के रिलेटेड एक क्वेश्चन रिसेंटली आ चुका है सेक्शन सी के अंदर। उस क्वेश्चन को मैं लेकर आऊंगा इन द लेक्चर नंबर फोर्थ, जिसके अंदर हम तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द लैक ऑफ राम। कंडीशन नंबर थर्ड में हमने लिया क्या था? मैंने बोला था कि लैक्टोज भी प्रेजेंट होगा और ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा। और एक बात, अगर कोई बंदा ये या कोई स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहा है फर्स्ट टाइम, तो आई रिकमेंड कि फर्स्टली यू हैव टू वॉच फर्स्ट 2 वीडियोस, बिकॉज इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा डीप जा रहे हैं, तो उसके लिए यू हैव टू गेट द बेसिक्स। सो यू हैव टू वॉच द फर्स्ट 2 वीडियोस एंड देन यू कैन ओनली वॉच दिस वीडियो एंड कैन गेट द कॉन्सेप्ट्स होली एंड सोली। सो इस कंडीशन नंबर थर्ड के अंदर हमने लिया था कि लैक्टोज की प्रेजेंस भी होगी एंड ग्लूकोज की प्रेजेंस भी होगी। और आपको पता है, अगर लैक्टोज की प्रेजेंस है, अगर लैक्टोज की प्रेजेंस है, बताया था एलो लैक्टोज बनेगा। इसका मतलब है रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ नहीं बाइंड कर सकता, क्योंकि एलो लैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड करके उसको डिटैच कराता है फ्रॉम द ऑपरेटर। सो द रिप्रेसर विल नॉट बी एबल टू बाइंड टू द ऑपरेटर। नो बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर टू ऑपरेटर। अगर रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता, it means RNA polymerase can bind onto the promoter and can transcribe the structural genes. ग्लूकोज की बात करें, इवन कि मैंने आपको ये शायद लिखाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, सो आई वोंट राइट डाउन इट। अगर ग्लूकोज की प्रेजेंस होगी, इसका मतलब है एडिनाइलेट साइक्लेस नहीं बनेगा। दैट मीन्स साइक्लिक एएमपी को वो नहीं बना सकता। कौन? एडिनाइलेट साइक्लेस। अब अगर साइक्लिक एएमपी नहीं बनता है, इट मीन्स को एक्टिवेटर नहीं बन रहा। अब अगर को एक्टिवेटर नहीं बन रहा है, ये एक्टिवेटर को एक्टिवेट नहीं करा सकता। अब अगर एक्टिवेटर इनएक्टिव है, वो एक्टिवेटर अपनी एनहांसर सीक्वेंस के साथ बाइंड नहीं कर सकता और तेजी से ट्रांसक्रिप्शन नहीं करा सकता। सो यहां से रिप्रेसर प्रेजेंट है, सॉरी यहां से रिप्रेसर एब्सेंट है, क्योंकि रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन तो होगी, लेकिन एक्टिवेटर की एब्सेंस में होगी। अगर एक्टिवेटर की एब्सेंस में ट्रांसक्रिप्शन होती है, वो हमेशा स्लो रेट से होती है, और उसी स्लो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को हम कहते हैं कि इट्स कॉल्ड एज द बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इस कंडीशन के अंदर हमें मिलेगा बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये चीज तो हमने डिस्कस करी थी लेक्चर नंबर 2 के अंदर। अब इस लेक्चर के अंदर हम एक ग्राफ को पढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू लर्न दैट ग्राफ। नाउ हम एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे टाइम, और वाई एक्सिस के अंदर हम प्लॉट करेंगे नंबर, और सिंपली हम कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया।
ओके, कंडीशन क्या है? ग्लूकोज प्रेजेंट, लैक्टोज प्रेजेंट, यह है हमारे पास कंडीशन। इस कंडीशन को ध्यान में रख के हम इस ग्राफ को समझते हैं। एक पैट्री डिश को आप एज्यूम करें, उसके अंदर इकोलाई ग्रो कर रही है, और उस मीडिया के अंदर, जिसके अंदर इकोलाई ग्रो कर रहा है, उस मीडिया के अंदर ग्लूकोज भी है, लैक्टोज भी है। मुझे बताएं, इकोलाई इन दो शुगर्स में से किसको प्रेफर करेगा? डेफिनेटली ग्लूकोज को करेगा। इवन वी ह्यूमंस, अगर हमको दिया जाएगा लैक्टोज एंड ग्लूकोज, वी विल प्रेफर ग्लूकोज। रीजन बीइंग, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, इसको फर्दर तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर लैक्टोज को आप कंज्यूम करते हो, लैक्टोज को तोड़ना होगा पहले ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर, बिकॉज लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। सो whenever we are being provided the two nutrient sources, one glucose and the lactose, since we are talking of the E. coli, so we have to think with respect to the E. coli. If E. coli is being provided lactose and as well as glucose, E. coli will prefer the glucose. ठीक है जी। जब तक वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, कंज्यूम करेगा, तब तक उस पैट्री डिश के अंदर ई कोलाई की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, क्योंकि उसको तो अपना कार्बन सोर्स मिल रहा है, उसको ग्लूकोज मिल रहा है। उस ग्लूकोज को वो ग्लाइकोलाइसिस में बेचकर एटीपी बना सकता है, तो वही तो उसको चाहिए, उसको तो एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी उसको इस ग्लूकोज से मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मीडिया के अंदर वी हैव बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज, बट द ई कोलाई विल प्रेफर ग्लूकोज फर्स्ट, बाद में वो लैक्टोज का सोचेगा, लेकिन अभी तो उसको रेडीमेड मिल रहा है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज को वो कंज्यूम करेगा, और यहां से वाई एक्सिस पे नंबर और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है, जो ही वो ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एकदम शूट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी सोर्स मिल रहा है। सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ए लीनियर कर्व विल बी ऑब्टेन्ड। यहां से टाइम जा रहा है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या आवर्स में ले लो, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। जितने टाइम में वो ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है, यहां से ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया शूट कर जाएगी। तो यहां से यहां तक इस कर्व का मतलब है कि ई कोलाई इस मीडिया के अंदर यूज कर रहा है ग्लूकोज को। ठीक है जी। उसके बाद एक वक्त तो आएगा जब ग्लूकोज उस मीडिया के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चूंकि ई कोलाई को सर्वाइव तो करना है, अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन खत्म हो गई, अब मीडिया के अंदर बचा क्या? ओनली लैक्टोज। अब मरना तो चाहेगा नहीं, अब ये ई कोलाई प्रेफर करेगा अब लैक्टोज। लेकिन लैक्टोज को यूटिलाइज करने से पहले इसको इस लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा। और कैसे तोड़ेगा ई कोलाई लैक्टोज को? इसके लिए इसको ऑपरेंड चलाना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल जीनस को ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है जी। जब तक ना बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बनता, तब तक ये लैक्टोज को तो तोड़ नहीं सकता। तो एक बारी इसने बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनाया, तब जाके ये लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज को हासिल कर सकता है, और फिर जाके ग्लूकोज को एज ए कार्बन सोर्स इस्तेमाल कर सकता है। दिस मीन्स जब तक ये ग्लूकोज को यूज कर रहा है, तब तक हमें कर्व में एक शूट अप नजर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं लॉग फेज, इसको हम बोलते हैं लॉग फेज। इस पॉइंट पे ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन खत्म हुई, अब ये प्रेफर करेगा लैक्टोज को, लेकिन लैक्टोज को यूटिलाइज करने से पहले लैक्टोज को तो तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए ऑपरेंड चलाना पड़ेगा। ऑपरेंड 1 सेकंड में तो नहीं चलेगा ना, ऑपरेंड को चलाने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा। जितना वो टाइम लगेगा ऑपरेंड को चलाने में, तब तक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगी। तो उसको हम दिखा सकते हैं बाय डिप। देखिए जी, छोटी सी डिप मैंने दिखाई, और शूट नहीं कर रहा है कर्व। यहां पे कर्व में थोड़ा डिप आया, क्योंकि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रुक गया थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अभी ऑपरेंड वो चला रहे हैं। जब ये डिप आया, उसके बाद इस डिप के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर इसने ऑपरेंड को चलाया, बीटा गैलेक्टोसाइड्स को बनाया। जब बीटा गैलेक्टोसाइड्स को बनाया, अब जाके ये लैक्टोज को यूज कर सकता है एज द एनर्जी सोर्स। अब जब ये लैक्टोज को फिर से एनर्जी सोर्स यूज करेगा, तब हमें एक बार फिर से एक स्ट्रेट कर्व मिल सकती है या मिलती है। यहां से यहां तक फिर से हम देख रहे हैं कि नंबर या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एकदम लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। इसको भी हम बोलेंगे लॉग फेज।
यहां पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने यूज क्या किया, लैक्टोज। फिर बीच का टाइम क्या है, ये जो बीच का टाइम है जिसके अंदर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया थोड़ी देर के लिए रुक गई, इसको हम बोलते हैं लैग फेज। यहां से यहां तक ग्लूकोज को यूज किया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया तेजी से हुई, लॉग फेज। उसके बाद ऑपरेंट को चलाना पड़ा, थोड़े टाइम के लिए ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रुक गई, लैग फेज। उसके बाद जब ऑपरेंट चला, बीटा गैलेक्टोसाइडिस बना, अब ये लैक्टोज को यूज कर सकता है, तोड़ सकता है, फिर से ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज होगी, लॉग फेज। इस तरह की करो जहां पे आपको दो लॉग फेजेस के दरमियान एक लैग फेज मिलता है, इस टाइप की करो को हम बोलते हैं डाइऑक्सिक करो। तो दिस करो इज कॉल्ड एज डाइऑक्सिक करो और डाइऑक्सिक ग्रोथ। ठीक है, तो जब भी ग्लूकोज के साथ आप किसी और न्यूट्रिएंट सोर्स को रखते हो, हमेशा आपको डाइऑक्सिक करो देखने को मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ऑलवेज प्रेफर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बिकॉज मोनोसैकेराइड है। फिर अगर आप कोई और सोर्स देते हो एज द एनर्जी सोर्स, मान लो लैक्टोज दिया, मान लो कोई और डाइसैकेराइड दिया, तब जाके उसको यूज करेगा। तो हमेशा इस तरह का करो आएगा। ठीक है जी, इसको कहा जाता है डाइऑक्सिक करो। नाउ we will take the condition number 4. यहां पे कंडीशन नंबर 4, लैक्टोज एब्सेंट, ग्लूकोज भी एब्सेंट। लैक्टोज भी एब्सेंट, ग्लूकोज भी एब्सेंट। बताएं खुद ही, अगर लैक्टोज एब्सेंट है, लिख देता हूं मैं, अगर लैक्टोज एब्सेंट है, क्या एलोलैक्टोज बनेगा? नहीं बनेगा, नो एलोलैक्टोज। अगर एलोलैक्टोज नहीं बना, रिप्रेसर के साथ बाइंड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर रिप्रेसर किसके साथ अटैच रहेगा? ऑपरेटर के साथ, जिसके साथ वो नॉर्मली अटैच्ड रहता है। सो रिप्रेसर अटैच्ड टू ऑपरेटर। अब जब रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ अटैच हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ब्लॉक करता है आरएनए पॉलीमरेज को। सो नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। ये लैक्टोज के बारे में था। ग्लूकोज का देखो, ग्लूकोज भी नहीं है। जब ग्लूकोज नहीं होता है, एडिनाइलेट साइक्लेस तब एक्टिव रहता है। बताया था रिवर्स रिलेशन है, एडिनाइलेट साइक्लेस ये एक्टिव रहेगा। अब एडिनाइलेट साइक्लेस का काम क्या है? एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करता है। सो इट विल कन्वर्ट एटीपी इनटू साइक्लिक एमपी। अब ये जो मॉलिक्यूल है, बताया है मैंने, इट एक्ट्स एज ए को एक्टिवेटर फॉर द एक्टिवेटर। ये साइक्लिक एमपी एक्ट्स एज को एक्टिवेटर फॉर एक्टिवेटर। एक्टिवेटर कौन है? कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, CAP। इसका मतलब है अगर ये बना को एक्टिवेटर, इसका मतलब हुआ एक्टिवेटर एक्टिव रहेगा, एक्टिवेटर एक्टिव। अब अगर एक्टिवेटर एक्टिव रहा, समझिए बात को, एक्टिवेटर अभी एक्टिव है। एक्टिवेटर किस सीक्वेंस पे नॉर्मली बाइंड करता है? एनहांसर सीक्वेंस के। अब इस वक्त एक्टिवेटर क्या एनहांसर सीक्वेंस के साथ बाइंड कर सकता है? आप बताएंगे कर सकता है, क्योंकि इसको अपना को एक्टिवेटर तो मिल गया। ठीक है जी, ये एक्टिवेटर अपनी सीक्वेंस से बाइंड करेगा। क्या इससे ट्रांसक्रिप्शन की रेट बढ़ेगी? लेकिन आपको यह भी तो देखना है, इस कंडीशन में रिप्रेसर अटैच्ड है ऑपरेटर के साथ, और दो एक्टिवेटर भी अपनी सीक्वेंस के साथ तो बाइंड करेगा, लेकिन सामने ऑपरेटर के पास रिप्रेसर बैठा हुआ है। तो रिप्रेसर भी मौजूद है, अभी एक्टिवेटर भी मौजूद है। जंग कौन जीतेगा? एक्टिवेटर और रिप्रेसर के दरमियान जब भी लड़ाई होती है, जीत हमेशा रिप्रेसर की होती है। देखिए, एक्टिवेटर भी अभी मौजूद है, रिप्रेसर भी जुड़ा हुआ है ऑपरेटर के साथ। आप बताएंगे एक्टिवेटर तो अपना काम कर सकता है, कर सकता था,
लेकिन सामने बैठा है रिप्रेसर। रिप्रेसर तब भी कितना भी आप एक्टिवेटर को स्ट्रांग लाओ, लेकिन अगर रिप्रेसर बैठा है ऑपरेटर के ऊपर, ये आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने ही नहीं देगा। ठीक है जी, इसका मतलब हुआ रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ है, ऑल्दो एक्टिवेटर विल बाइंड इट्स सीक्वेंस, स्टिल there will be no transcription of structural genes because of the presence of repressor onto the operator. ठीक है, so no transcription at all in this condition when lactose is absent as well as glucose is absent. ये हमने पढ़े 4 कंडीशंस जो कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ेंगे म्यूटेशंस। हम हर किसी जीन का एक म्यूटेशन देखेंगे और हम समझेंगे कि उस जीन के अंदर अगर म्यूटेशन होता है, लैक जेड जीन के अंदर अगर म्यूटेशन होता है तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है। लैक आई जीन के अंदर अगर म्यूटेशन होता है तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस। इन सारे जीन्स के अंदर हम म्यूटेशंस देखेंगे एंड वी विल सी व्हाट विल बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस दैट कैन बी सीन इन द लैक ऑपरॉन। लेट्स ट्राई नाउ टू लर्न द म्यूटेशन केसेस ऑफ द लैक ऑपरॉन। First of all, we will see the mutation in LAC-Z gene, जो एक स्ट्रक्चरल जीन है। इस जीन के ऊपर मैंने नेगेटिव साइन दिखाया, यही सिग्निफाई करता है कि इस जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है। अगर प्लस आपको देखने को मिलता है, दैट मीन्स दैट जीन इज नॉर्मल, वो जीन की वाइल्ड टाइप कॉपी है। लेकिन इस बार ही इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के अंदर नेगेटिव साइन है, इट मींस दिस जीन हैज गॉट द म्यूटेशन। अब किस जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है? लैक जेड जीन के अंदर। अगर लैक जेड जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होता क्या है कि ये कुछ न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंसेस होती है उनके अंदर चेंज आता है, उनकी जो नॉर्मल सीक्वेंस होती है वो नहीं रहती। उससे क्या होता है? उससे जो नॉर्मल प्रोटीन बनना चाहिए था वो नहीं बन पाता। यही तो म्यूटेशन का इफेक्ट होता है। तो इस जीन के अंदर अगर म्यूटेशन हुआ, ये जीन नॉर्मली कौन सा एंजाइम बनाता था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसका काम था लैक्टोज को तोड़ना। लेकिन अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ, क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन पाएगा? बन तो सकता है लेकिन नॉर्मल नहीं बनेगा। सो हम बोल सकते हैं यहां एब्नॉर्मल एंजाइम, यहां बोलेंगे नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी। अगर बन भी जाता है लेकिन इट वोंट शो इट्स प्रॉपर फंक्शनैलिटी। तो इसके अंदर म्यूटेशन होने की वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम नहीं कर सकता, लैक्टोज को नहीं तोड़ सकता। अब अगर लैक्टोज को ही नहीं तोड़ सकता, इट मींस लैक ऑपरॉन काम ही नहीं करेगा, बिकॉज लैक ऑपरॉन इज एट द एंड ऑल अबाउट ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टोज। पॉइंट 2, अगर हम पी नेगेटिव दिखाते हैं, लैक ऑपरॉन के अंदर हम किस टर्म को पी से स्टार्ट करते हैं? प्रमोटर को। इसका मतलब है प्रमोटर को बनाने वाला जो जीन है या जो प्रमोटर की सीक्वेंस है उसके अंदर म्यूटेशन हुई है। अब अगर प्रमोटर के अंदर म्यूटेशन होती है, ठीक है, इसके अंदर अगर म्यूटेशन होती है, प्रमोटर के ऊपर नॉर्मली कौन बाइंड करता है? आरएनए पॉलीमरेज हमेशा प्रमोटर के साथ ही बाइंड करता है। अब अगर उस प्रमोटर के अंदर म्यूटेशन हुआ, क्या आरएनए पॉलीमरेज अपने प्रमोटर के साथ बाइंड कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रमोटर के अंदर क्या हुआ है? म्यूटेशन। अब अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता, क्या कभी भी वो स्ट्रक्चरल जीनस को ट्रांसक्राइब करा सकता है? नॉट एट ऑल, बिकॉज इट्स द आरएनए पॉलीमरेज व्हिच ऑलवेज ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीनस। अब अगर जिस सीक्वेंस के ऊपर वो बैठता है उसी में म्यूटेशन है, इट मींस आरएनए पॉलीमरेज आ तो सकता है लेकिन इसके ऊपर नहीं बैठ सकता। आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड टू promoter. P means promoter, which implies no transcription of structural genes. लैक Z, Y, A इनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती। केस नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, लैक आई के अंदर म्यूटेशन। लैक आई जीन जो है किसको बनाता है? बताया था मैंने, ये कॉन्स्टिट्यूटिवली रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है। ठीक है जी। अब अगर लैक आई जीन के अंदर म्यूटेशन है, क्या रिप्रेसर बन सकता है? नहीं बन सकता। नो
रिप्रेसर फॉर्मेशन। बट इस लैक आई के अंदर हम दो तरह के म्यूटेशंस पढ़ेंगे। ये मैंने जनरल बात बताई कि रिप्रेसर नहीं बनेगा, या मैं इससे बेहतर आपको पढ़ाऊं, ये मैं ना लिखूं तो सही रहेगा। मैं आपको सिखाता हूं कि लैक आई के अंदर जो म्यूटेशंस हैं ये दो तरह के हैं। दो तरह के म्यूटेशन है। एक म्यूटेशन होता है आई नेगेटिव, यानी लैक आई नेगेटिव। दूसरा म्यूटेशन होता है आई एस। लैक आई के अंदर दो तरह के म्यूटेशंस होते हैं, आई नेगेटिव, आई एस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय आई नेगेटिव एंड व्हाट डू वी मीन बाय आई एस? हमें पता है जो रिप्रेसर है उसके अंदर दो बाइंडिंग साइट्स होते हैं। ये है रिप्रेसर। आपको मैंने बताया था कि ये जो साइट है दिस इज द एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट या एलोस्टेरिक साइट, या हम बोल सकते हैं एलोलैक्टोस बाइंडिंग साइट। और इस साइट को मैंने कहा था, पढ़ाया है मैंने, डीएनए बाइंडिंग साइट। डीएनए बाइंडिंग साइट मींस ऑपरेटर बाइंडिंग साइट। इस साइट से ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है, क्योंकि ये है क्या, ये रिप्रेसर है। हम बोल सकते हैं विथ थ्रू दिस साइट ऑफ द रिप्रेसर इट बाइंड्स विथ ऑपरेटर। क्योंकि दो अलग अलग साइट्स हैं तो दो अलग अलग तरह के म्यूटेशंस हैं। आई नेगेटिव मींस जब भी इस साइट के अंदर म्यूटेशन होता है। आई नेगेटिव मींस whenever there is mutation in the DNA binding site, but this site will be normal. This is called I negative mutation. अब क्या फर्क पड़ सकता है? I negative means अगर इस साइट के अंदर म्यूटेशन है, मुझे बताएं, अगर डीएनए बाइंडिंग साइट के अंदर म्यूटेशन होता है तो क्या ये रिप्रेसर कभी उस ऑपरेटर के साथ बाइंड कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन दिस साइट। अब अगर यह रिप्रेसर ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं कर सकता, क्या कभी ये आरएनए पॉलीमरेज को रोक सकता है फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द स्ट्रक्चरल जीनस? नहीं रोक सकता, क्योंकि ये तो उधर बैठ ही नहीं सकता ऑपरेटर के ऊपर, बिकॉज इसके अंदर तो म्यूटेशन हुई है उस साइट में जिस साइट से ऑपरेटर के साथ बाइंड करता था। तो हमेशा लैक ओपेरॉन के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। सो आई नेगेटिव अगर होता है, इस साइट के अंदर म्यूटेशन है, इट विल लीड टू, यहां पे मैं दिखाता हूं, लैक ओपेरॉन always lead to lack operon always in on state। लैक ओपेरॉन ऑन स्टेट में रहेगा। ऑन स्टेट का मतलब है ट्रांसक्राइब स्ट्रक्चरल जीनस की ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूअसली हो जाएगी। तो ये हुआ आई नेगेटिव। व्हाट डू वी मीन बाय आई एस म्यूटेशन? आई एस का मतलब होता है अगर रिप्रेसर के अंदर एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट के अंदर म्यूटेशन होती है लेकिन ये साइट अभी नॉर्मल होगी। इफ यू टॉक ऑफ आई एस म्यूटेशन, दैट टाइम यू हैव टू कंसिडर दिस साइट विल बी नॉर्मल बट एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट विल गेट म्यूटेटेड। अब अगर इसके अंदर म्यूटेशन होती है, क्या कभी एलोलैक्टोज फिर इस साइट के अंदर बाइंड कर सकता है? ऑल्दो एलोलैक्टोज अगर आपके मीडिया के अंदर प्रेजेंट भी है तब भी वो इस साइट के साथ बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि इस साइट के अंदर म्यूटेशन हुआ है एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट के अंदर। मैं लिख देता हूं आई एस मीन्स म्यूटेशन इन, एरो से मैं दिखाता हूं, म्यूटेशन इन एलोलैक्टोज बाइंडिंग site. So, if mutation is present in the allolactose binding site, allolactose will not be able to bind to this site. What does it mean? ये रिप्रेसर फिर हमेशा ऑपरेटर के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि एलोलैक्टोज तो वाहिद मॉलिक्यूल है जो रिप्रेसर को डिटैच कराता है फ्रॉम द ऑपरेटर। अब अगर उसी के अंदर म्यूटेशन है, ये रिप्रेसर तो ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा और इसको डिटैच करने वाला कोई मॉलिक्यूल अब रहा ही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये हमेशा ऑपरेटर के साथ बाइंड रहेगा और आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करेगा
फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द स्ट्रक्चरल जीनस। इस बार ही क्या होगा, अगर आई इस तरह का म्यूटेशन होता है, कभी भी स्ट्रक्चरल जीनस की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। लैक ऑपरॉन विल ऑलवेज बी इन द ऑफ स्टेट। सो इन दिस केस लैक ऑपरॉन will always be in off state। ये है कुछ म्यूटेशंस। अब मैं एक टेबल ड्रॉ करूंगा, उस टेबल में आपको मैं कुछ म्यूटेशंस डेवलप करूंगा और आप मुझे बताएंगे कि उन म्यूटेशंस को देख के इकोलाई सेल के अंदर क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। चलिए मैं वो टेबल ड्रॉ करता हूं, उसके बाद हम इन सिंगल म्यूटेशंस को देख के ये पता कर सकते हैं या ये पता लगाएंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं इक्वलाइज सेल के अंदर। लेट्स ड्रॉ द टेबल। सो हियर इज द टेबल। हमारे पास कुछ म्यूटेशंस हैं और हमें देखना है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमेस की एक्सप्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, in absence of lactose। This is for beta galactosidase in presence of lactose, in absence of lactose for the expression of permease। ये हमें देखना है कि किस तरह का इफेक्ट पड़ सकता है। अब कौन से म्यूटेशंस हमने लिए हैं, ये मैंने 5 तरह के म्यूटेशंस लिए हैं और इन्हीं को पढ़ के समझ के we will conclude कि किस तरह का इफेक्ट आने वाला है या किस तरह का इफेक्ट आ सकता है। म्यूटेशन नंबर फर्स्ट, अब देखो मैंने लिखा है I प्लस P plus O plus Z plus Y plus। Before talking about the mutation, you must know I means like I gene, P means promoter, O means operator, Z means like Z gene and Y means like Y gene। प्लस का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, प्लस का मतलब होता है कि ये जीन बिल्कुल नॉर्मली काम कर रहा है। अब इस सिनेरियो के अंदर सारे जीन्स नॉर्मल हैं। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे क्या असर पड़ सकता है इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। यू हैव टू रिमेंबर ऑल जीन्स आर नॉर्मल। जब सारे जीन्स नॉर्मल होंगे तब क्या होगा, अगर लैक्टोज हुआ मीडियम के अंदर, ठीक है जी, इससे बनेगा एलोलैक्टोज। वो एलोलैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है जी, और रिप्रेसर को हटाएगा ऑपरेटर से, फिर आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीनस का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, लैक जेड का भी कराएगा, लैक वाई का भी कराएगा, ठीक है जी। इसका मतलब है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा लैक्टोज की प्रेजेंस में। अब अगर लैक्टोज नहीं हुआ मीडियम के अंदर, एलोलैक्टोज नहीं बनेगा, ये रिप्रेसर को नहीं हटा सकता ऑपरेटर की साइड से। इसका मतलब है दैट रिप्रेसर विल ब्लॉक द आरएनए पॉलीमरेज, देयर विल बी नो transcription of beta galactosidase। So in absence of lactose there will be no expression of beta galactosidase, keeping this mind कि सारे जीन्स नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। सेम थिंग इज फॉर परमेस। अगर लैक्टोज की प्रेजेंस है, सारी चीजें नॉर्मल है, फिर लैक्टोज की प्रेजेंस में परमेस एक्सप्रेस करेगा और लैक्टोज की एब्सेंस में परमेस एक्सप्रेस नहीं करेगा। नेक्स्ट म्यूटेशन, यहां पे देखो सब प्लस है, IB प्लस, P प्लस, O प्लस, Z प्लस, बट Y माइनस। इसका मतलब हुआ लैक Y जीन के अंदर म्यूटेशन है। अब अगर लैक Y जीन के अंदर म्यूटेशन है, क्या ये जीन कभी भी परमेस को बना सकता है? अगर जीन के अंदर म्यूटेशन है लैक Y जीन के अंदर, कैन इट एवर प्रोड्यूस द लैक परमेस प्रोटीन? नेवर। ऑल्दो लैक्टोज अगर मीडियम में होगा भी, तब भी ये जीन परमेस को नहीं बना सकता, बिकॉज इट इज गॉट द म्यूटेशन इन द जीन। फिर लैक्टोज की प्रेजेंस मैटर नहीं करेगी। सो इस सिनेरियो को लेके हम पहले बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्सप्रेशन को देखेंगे, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज कोडेड बाय जेड जीन, ये तो नॉर्मल है। इसका मतलब हुआ लैक्टोज की प्रेजेंस में ये जीन तो नॉर्मली बनेगा और लैक्टोज की एब्सेंस में ये जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज को नहीं बनाएगा। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, बट लुक एट द परमेस। ये है Y नेगेटिव, परमेस को बनाने वाला जो जीन है उसके अंदर म्यूटेशन है, तो ये तो कभी परमेस बनाएगा ही नहीं। फिर ये मैटर नहीं करता है कि लैक्टोज है मीडियम के अंदर या नहीं है, जीन के अंदर म्यूटेशन है, प्रोटीन नहीं बन सकता। चाहे लैक्टोज हो मीडियम में तब भी नहीं बनेगा परमेस, चाहे लैक्टोज ना हो मीडियम में
तब भी नहीं बनेगा परमेज, क्योंकि परमेज को बनाने वाले जीन के अंदर ही म्यूटेशन है। केस नंबर सेकंड। केस नंबर थर्ड, यहां पे देखो, यहां पे IB प्लस है, P प्लस, O प्लस, यहां पे अभी Y प्लस है, Z नेगेटिव, इसका उल्टा है। ठीक है जी, अभी हमें Z के अंदर म्यूटेशन है, Y नॉर्मल है। अगर Z के अंदर म्यूटेशन है लैग Z जीन के अंदर, इसका मतलब हुआ इट कैन नेवर एवर प्रोड्यूस द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नो मैटर लैक्टोज इज प्रेजेंट और एब्सेंट। सो इट इज नॉट गोइंग टू मैटर नाउ बिकॉज जीन के अंदर ही म्यूटेशन है। सो इस जीन के अंदर म्यूटेशन है, ये एंजाइम तो कभी बनेगा ही नहीं, तो लैक्टोज की प्रेजेंस या एब्सेंस मैटर ही नहीं करेगा। सो बन ही नहीं सकता ये जीन, ये एंजाइम। लेकिन परमेज को देखो, परमेज का जीन तो अभी नॉर्मल है ना, तो अगर नॉर्मल जीन है तो लैक्टोज की प्रेजेंस में एक्सप्रेस करेगा और लैक्टोज की एब्सेंस में एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है जी। नाउ केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हम देखेंगे कि आई के अंदर म्यूटेशन है, बाकी सारे जीन्स नॉर्मल है। और मैंने आपको अभी सिखाया आई नेगेटिव मींस व्हाट। आई नेगेटिव का मतलब होता है कि डीएनए बाइंडिंग साइट के अंदर म्यूटेशन है। इसका मतलब हुआ ये रिप्रेसर ऑपरेटर के ऊपर कभी बैठ ही नहीं सकता। अगर बैठ ही नहीं सकता फिर मैटर ही नहीं करता लैक्टोज है मीडियम के अंदर या ना है। अगर रिप्रेसर ऑपरेटर के ऊपर नहीं बैठ सकता आरएनए पॉलीमरेज को, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी ट्रांसक्राइबिंग द स्ट्रक्चरल जीनस, क्योंकि रिप्रेसर ही तो उसको रोकता है ना। सो अगर अब रिप्रेसर ही नहीं है ऑपरेटर के ऊपर, सो आरएनए पॉलीमरेज हैज नो इश्यूज ट्रांसक्राइबिंग द स्ट्रक्चरल जीनस एवरी सिंगल टाइम। फिर ये मैटर नहीं करता लैक्टोज है मीडियम के अंदर या नहीं है। सो आई नेगेटिव म्यूटेशन है, लैक्टोज है या ना है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो बनेगा। आई के अंदर म्यूटेशन है, रिप्रेसर ऑपरेटर के ऊपर नहीं बैठ सकता, फिर मैटर ही नहीं करता लैक्टोज है या एब्सेंट है, परमेज तो बनेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को कोई रोकने वाला है नहीं। म्यूटेशन नंबर लास्ट। ठीक है जी, इसके अंदर हम देखते हैं कि आई का जो म्यूटेशन है वो एस वाला म्यूटेशन है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया IS। बाकी P तो प्रेजेंट है, O भी प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब नॉर्मल है, Z जीन भी नॉर्मल है, Y में म्यूटेशन है। ठीक है जी, लेकिन आप ये देखो S के अंदर म्यूटेशन है, IS वाला म्यूटेशन। IS वाला म्यूटेशन क्या होता है? IS वाला म्यूटेशन क्या होता है? IS वाला म्यूटेशन यह होता है कि एलो लैक्टोज बाइंडिंग साइट के अंदर म्यूटेशन है। एलो लैक्टोज तो अपनी साइट को बाइंड नहीं कर सकता, इसका मतलब हुआ कि रिप्रेसर को कोई हटाने वाला अब रहा ही नहीं मीडियम के अंदर। एलोलैक्टोज इज द ओनली मॉलिक्यूल व्हिच डिटैचेस द रिप्रेसर फ्रॉम द ऑपरेटर। अब एलोलैक्टोज जिस साइट के साथ बाइंड करता था उसके अंदर म्यूटेशन हुई है, रिप्रेसर को कोई हटाने वाला नहीं है फ्रॉम ऑपरेटर, रिप्रेसर चिपका रहेगा ऑपरेटर के साथ और कभी भी आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं बढ़ने देगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स नो मैटर लैक्टोज इज प्रेजेंट और एब्सेंट। सो इस म्यूटेशन के अंदर अगर लैक्टोज है या ना है, रिप्रेसर तो हमेशा ऑपरेटर के ऊपर रहेगा और आरएनए पॉलीमरेज को रोकेगा फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग दीज जीन्स, फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग एंड ट्रांसलेटिंग दीज इनटू प्रोटीन्स। सो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में नहीं बन पाएगा, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में नहीं बन पाएगा एंजाइम, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में नहीं बन पाएगा परमेज, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में नहीं बन पाएगा परमेज, क्योंकि IS वाला म्यूटेशन है, रिप्रेसर चिपका हुआ है ऑपरेटर के साथ, दैट इज नॉट अलाउइंग द आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चरल जीन्स। ये हमने पढ़ा सिंगल तरह के म्यूटेशंस। अब हम कंक्लूड करेंगे, लेकिन कंक्लूजन में हमने पढ़ना है मैरो डिप्लॉयड कंडीशन, एक स्पेशल टाइप की म्यूटेशन हम देखेंगे और उसको समझेंगे कि उस मैरो डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर म्यूटेशन होने पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं ई कोलाई के अंदर, लाइक ऑपरॉन के अंदर। बिफोर वी विल टॉक अबाउट दैट, मैं थोड़ा सा ड्रा करता हूं अबाउट द टेबल। I mean, I will draw the table and the मैरो डिप्लॉयड condition, what exactly that is and how that works. So let's try to now draw the मैरो डिप्लॉयड condition and we will try to learn that. तो अब हम डिस्कस करते हैं मैरो डिप्लॉयड कंडीशन। ये मैंने एक इकोलाई सेल को ड्रा करा है, इसके अंदर रहता है मेन डीएनए। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इकोलाई जो सेल है इसके अंदर हमेशा अपना मेन डीएनए रहता है और कभी कभी कुछ इकोलाई सेल के अंदर प्लाज्मिड भी रहता है जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज मेन डीएनए विल बी ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट बैक्टीरिया। ये जो मेन डीएनए है इसके बगैर तो इकोलाई जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन
कुछ इकोलाई ऐसे होते हैं या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर और एक डीएनए होता है नोन एज प्लाज्मिड डीएनए। वो प्लाज्मिड डीएनए अगर मौजूद रहा, उस बैक्टीरिया को वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स दे सकता है, लेकिन सर्वाइवल के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। उस प्लाज्मिड के अंदर जितने भी जीन्स होंगे दैट माइट प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरिया, बट दोज जीन्स एंड द प्रोटीन्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम दोज जीन्स विल नेवर बी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मेन डीएनए जो है इसके अंदर ही लैक ओपेरॉन है। जो हम लैक ओपेरॉन परसों से पढ़ रहे हैं, ये लैक ओपेरॉन मेन डीएनए के अंदर ही होता है। लैक ओपेरॉन के अंदर होता क्या है? कुछ जीनस ही तो होते हैं, वही जीनस इस मेन डीएनए के अंदर होता है। तो ये लैक ओपेरॉन इस इकोलाई के मेन डीएनए के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है। व्हाट इज मेरोडिप्लॉइड? देखो जी, यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं प्लाज्मिड डीएनए को। ये है प्लाज्मिड डीएनए, सिंपली प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता क्या है अलग टॉपिक है, बट अभी हमें समझना है मेरोडिप्लॉइड कंडीशन। इस प्लाज्मिड के अंदर हम खुद इंट्रोड्यूस करवाएंगे लैक ओपेरॉन के जीन्स। प्लाज्मिड के अंदर नेचुरली तो नहीं होंगे लैक ओपेरॉन के जीन्स। वी विल इंट्रोड्यूस द लैक ओपेरॉन जीन्स इन द प्लाज्मिड। मान लो यहां से यहां तक मैंने इस प्लाज्मिड के अंदर लैक ओपेरॉन के जीन्स इंसर्ट करे। ये है लैक ओपेरॉन। नॉर्मली इट वोंट बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड, बट मान लो कि मैंने इंट्रोड्यूस कराया लैक ओपेरॉन के जीनस इस प्लाज्मिड के अंदर। अब क्या करेंगे हम? इस प्लाज्मिड को उठाएंगे और हम इस प्लाज्मिड को इस इकोलाई के अंदर इंसर्ट करेंगे। दिखाता हूं मैं। यहां से यहां तक मान लो लैक ओपेरॉन के जीनस जो हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं, तो ये भी लैक ओपेरॉन के जीनस है और ये भी लैक ओपेरॉन के जीनस है, लेकिन ये नेचुरली प्रेजेंट है, ये हमने इंसर्ट कराए हैं प्लाज्मिड के अंदर। मेरोडिप्लॉइड होता क्या है? इकोलाई या कोई भी बैक्टीरिया हमेशा हैप्लॉइड होता है। उसके डीएनए के अंदर हर एक जीन की सिर्फ एक ही कॉपी रहती है। हम ह्यूमन्स जो कि डिप्लॉयड है, हमारे अंदर हर जीन की दो कॉपीज रहती है। एक जीन की कॉपी मैटरनल साइड से आती है और उसका अपोजिट जो नेक्स्ट उसका अपोजिट अल्टरनेटिव जीन है वो पैटर्नल साइड से आती है। यानी हर जीन की दो कॉपीज होती है बिकॉज वी आर डिप्लॉयड। बट इकोलाई बीइंग द हैप्लॉइड, इसके अंदर हर जीन की हमेशा एक ही कॉपी रहती है। लेकिन अभी देखो, इसके अंदर हमने प्लाज्मिड को इंसर्ट कराया। प्लाज्मिड के अंदर भी होंगे लैक ओपेरॉन के जीनस, लैक आई जीन, प्रमोटर वाला जो सीक्वेंस है, ऑपरेटर होगा लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। इसके अंदर भी तो होगा ही क्योंकि नॉर्मली प्रेजेंट है लैक ओपेरॉन। मुझे बताओ, अगर हम एक जीन की बात करेंगे लैक जेड की, लैक जेड इस मेन डीएनए के अंदर भी होगा और इस इकोलाई के अंदर जो हमने प्लाज्मिड इंसर्ट कराया इस लैक ओपेरॉन के अंदर भी लैक जेड जीन तो होगा ना। इसका मतलब हुआ अभी टेम्पररी इस इकोलाई के अंदर इस जीन की दो कॉपीज है। इसी तरह लैक वाई जीन की भी दो कॉपीज होंगी क्योंकि हमने पूरा लैक ओपेरॉन इंसर्ट कराया है। जितने जीन इसके अंदर उतने ही जीन इस लैक ओपेरॉन के अंदर। लैक जेड जीन के दो कॉपीज, वाई जीन के दो कॉपीज, ए जीन के दो कॉपीज, लैक आई जीन के दो कॉपीज। व्हाट डज इट मीन? इकोलाई बीइंग द हैप्लॉइड, स्टिल टेम्पररली इसके अंदर अभी कुछ जीन्स की दो कॉपीज पाई जाती है। इसका मतलब हुआ कि टाइम बीइंग के लिए ये बिहेव कर रहा है एज ए डिप्लॉयड। तभी वी कॉल इट मेरोडिप्लॉयड कंडीशन। पूरी डिप्लॉयड कंडीशन नहीं है, क्योंकि पूरी डिप्लॉयड कंडीशन तब कहते हैं अगर हर एक जीन जो यहां पे भी प्रेजेंट होंगे ना, इसके अपने जीनस जो लैक ओपेरॉन के रिलेटेड नहीं है, अगर वो जीनस भी इस प्लाज्मिड के अंदर होते, हम बोलते कि पूरा इकोलाई डिप्लॉयड है। लेकिन हमने लिखा क्या है? मेरोडिप्लॉयड। कुछ ही जीनस की दो कॉपीज है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज मेरोडिप्लॉयड कंडीशन। अब इस प्लाज्मिड के अंदर भी लैक ओपेरॉन है, मेन डीएनए के अंदर भी लैक ओपेरॉन है। हम इस लैक ओपेरॉन के अंदर जो मेन डीएनए के अंदर है, इसके अंदर कुछ जीन्स को म्यूटेट करेंगे। इस प्लाज्मिड के अंदर जो लैक ओपेरॉन है, इसके अंदर कुछ जीन्स को म्यूटेट करेंगे। फिर एज ए यूनिट, एज ए होल हम इकोलाई के अंदर देखेंगे कि इफेक्ट क्या आता है। याद रखें, इसके जीनस और इसके जीनस
मिलजुल के एक सिंगल इफेक्ट दिखाएंगे, एक सिंगल इफेक्ट शो करेंगे, क्योंकि एट द एंड दोनों डीएनए एक ही सेल के अंदर है। अब मैं आपको दो कंडीशंस दिखाता हूं, दो तरह के म्यूटेशंस दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम प्लाज्मिड के अंदर भी, प्लाज्मिड डीएनए के अंदर भी कुछ म्यूटेशंस लेंगे और मैन डीएनए के अंदर भी कुछ म्यूटेशंस लेंगे, और हम समझेंगे कि किस तरीके से इफेक्ट आता है इकोलाई सेल के अंदर। लेट्स ट्राई टू लर्न दोज टू कंडीशंस। अब आपके सामने मैंने दो इकोलाई सेल्स को ड्रॉ करा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस जो स्क्वायर मैंने बनाया इसको आप एज्यूम करो कि ये एक इकोलाई सेल है, इकोलाई। पहले हम इस इकोलाई सेल के अंदर जो म्यूटेशन है उसको देखेंगे, उसके बाद जो ये वाली सेल है इसका देखेंगे। देखिए जी, इकोलाई सेल है, इसके अंदर प्लाज्मिड हमने इंसर्ट कराया है, और प्लाज्मिड के अंदर जो लैक ऑपेरॉन हमने इंसर्ट करा है, उस लैक ऑपेरॉन के अंदर जीनस कुछ इस तरह रेंज है। लैक आई नॉर्मल, प्रमोटर नॉर्मल, ऑपरेटर नॉर्मल, लैक जेड नॉर्मल, लैक वाई नॉर्मल। ठीक है, इसी इकोलाई के अंदर अपना मेन डीएनए तो होता है। तो इसके अंदर जो जीनस का अरेंजमेंट है दैट इज लैक आई के अंदर म्यूटेशन, लैक आई नेगेटिव, प्रमोटर वाइल्ड टाइप, ऑपरेटर के अंदर ये देखिए जी, इसको मैं स्टार मार्क करता हूं, ये आप ध्यान रखना, ऑपरेटर के ऊपर सी, ये एक म्यूटेशन है, जेड वाइल्ड टाइप है, वाई भी नॉर्मल है। अब हम देखेंगे ग्लूकोज की प्रेजेंस और लैक्टोज की एब्सेंस में किस तरह का इफेक्ट आएगा, या ग्लूकोज की एब्सेंस और लैक्टोज की प्रेजेंस में कैसा इफेक्ट आएगा। एक ही सेल के अंदर दो तरह के लैक ऑपेरॉन है, समझो। ये जो OC है इसका मतलब हुआ ऑपरेटर के अंदर कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन है। बिफोर डिगिंग इन जस्ट याद रख लो, जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटर के अंदर म्यूटेशन दिखाया जाता है, वो भी OC वाला, आंख बंद करके लिख दो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा सेल के अंदर। क्यों? ऑपरेटर के अंदर अगर म्यूटेशन होता है, ऑपरेटर के ऊपर बैठता कौन है? रिप्रेसर। अब अगर ऑपरेटर के अंदर म्यूटेशन है, क्या रिप्रेसर इस ऑपरेटर के ऊपर बैठ सकता है? नॉट एट ऑल। अगर नहीं बैठ सकता, क्या यह रिप्रेसर आरएनए पॉलीमरेज को रोक सकता है? नहीं। तो आरएनए पॉलीमरेज हमेशा आगे की ओर बढ़ेगा और स्ट्रक्चरल जीनस की ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, और उनसे फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू एंजाइम्स बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। सो काम की बात यह है, ऑपरेटर के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से रिप्रेसर उधर नहीं बैठ सकता। दैट विल अलाउ द आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चरल जीन्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आप बताएंगे, अगर ऑपरेटर के अंदर म्यूटेशन है और इस लैक ऑपेरॉन में देखो ये आई भी म्यूटेटेड है, इससे तो रिप्रेसर नहीं बनेगा। बट आप बता सकते हैं कि सर यहां पे तो वाइल्ड टाइप आई है, ये लैक आई ये तो नॉर्मल है, इससे तो रिप्रेसर बन सकता है, क्योंकि एट द एंड सारा कुछ तो एक ही सेल के अंदर चल रहा है। इस लैक आई से तो नॉर्मली अपना रिप्रेसर बनेगा। और याद रहे मैंने बताया था रिप्रेसर ट्रांस एक्टिंग होता है। ये रिप्रेसर जो यहां से बनेगा उसकी कैपेसिटी ये है कि ये इस ऑपरेटर के ऊपर भी बैठ सकता है और इस मेन डीएनए के ऊपर, मेन डीएनए के अंदर जो ऑपरेटर है इसके ऊपर भी बैठ सकता है। ये रिप्रेसर की कैपेसिटी है। लेकिन रिप्रेसर यहां तो बनेगा, मान लिया आपने, क्योंकि ऑपरेटर इधर तो नॉर्मल है, इसके ऊपर बैठेगा, बैठ गया। इसका मतलब है अगर अपने नॉर्मल ऑपरेटर के ऊपर बैठ गया तो इन जीन्स की तो ट्रांसक्रिप्शन वो रोक देगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को तो रोकता है रिप्रेसर, बिल्कुल रोकेगा। फिर कैसे हम बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो सकता है? देखिए जी, यहां से तो रिप्रेसर नहीं बन सकता, पता चला हमें। लेकिन आप मान लो ये जो रिप्रेसर है इसकी कैपेसिटी ये भी है कि ये इस ऑपरेटर के ऊपर भी बैठ सकता है, लेकिन ये ऑपरेटर म्यूटेटेड है। कौन सा वाला म्यूटेशन? कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन। क्या ये रिप्रेसर इस ऑपरेटर के ऊपर बैठ सकता है? नॉट एट ऑल। इसका मतलब है इस ऑपरेटर के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से यहां से बनने वाला रिप्रेसर इस ऑपरेटर के ऊपर नहीं बैठ सकता। दैट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज को कोई रोकने वाला अब नहीं है। लैक जेड, ये वाला लैक जेड और ये वाला लैक वाई, ये कंटिन्यूअसली 24 आवर्स एक्सप्रेस करते रहेंगे। ऑल्दो ये नहीं करेंगे एक्सप्रेस, लेकिन ये तो करेंगे ना। एट द एंड आपको एक सेल के अंदर इफेक्ट देखना है।
सेल के अंदर अगर आप देखते हो फिर इसके अंदर लैक जेड और लैक वाई जीन्स, इनसे तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि ये वाला रिप्रेसर अपने ऑपरेटर के ऊपर बैठ के इनकी ट्रांसक्रिप्शन तो रोकेगा, लेकिन इसको कौन रोक सकता भाई? ये ऑपरेटर तो म्यूटेटेड है, इसके ऊपर रिप्रेसर नहीं बैठ सकता। इसका मतलब है आरएनए पॉलीमरेज आएगा, इन दो जीन्स की हमेशा ट्रांसक्रिप्शन कराएगा और इन दो जीन्स से हमेशा प्रोडक्ट्स बनेंगे। एट द एंड सेल के अंदर क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेस कॉन्स्टिट्यूटिवली हमें मिलेगा ये वाला। लैक वाई से बनने वाला परमियस मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूटिवली मिलेगा। कौन सा वाला? इस जीन से। एट द एंड ऑफ द डे सेल के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन मिलेगी बीटा गैलेक्टोसाइडेस की भी और परमियस की भी। सो चाहे ग्लूकोज की प्रेजेंस या लैक्टोज की एब्सेंस रखो ये कंडीशन, या ग्लूकोज की एब्सेंस और लैक्टोज की प्रेजेंस ये कंडीशन रखो, दोनों केसेस में कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा ओनली ड्यू टू दिस केस। याद रखेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, आई होप आपको ये समझ में आया। म्यूटेशन नंबर सेकंड, यहां देखें प्लाज्मिड के अंदर क्या है? I प्लस है, P प्लस, O प्लस, Z क्या है? नेगेटिव। लैक Z जीन के अंदर म्यूटेशन है। मेन डीएनए के अंदर देखो I के अंदर कौन सा वाला म्यूटेशन है? सप्रेसर वाला। ऑपरेटर नॉर्मल है, यहां पे भी ऑपरेटर नॉर्मल है, यहां पे Z भी नॉर्मल है। क्या हो सकता है? समझिए, IS वाला जो म्यूटेशन होता है, इससे मैंने आपको बताया था कि ये जब म्यूटेशन होता है IS वाला, इसका मतलब ये होता है कि एलो लैक्टोज बाइंडिंग साइट के अंदर म्यूटेशन है। एलो लैक्टोज अब रिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं कर सकता। व्हाट डज इट मीन? कि रिप्रेसर हमेशा ऑपरेटर के ऊपर ही रहेगा। अगर रिप्रेसर हमेशा ऑपरेटर के ऊपर रहता है क्या वो कभी आरएनए पॉलीमरेज को एलो करेगा टू ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चरल जीनस? कभी भी नहीं। समझिए, यहां से जो रिप्रेसर IS वाला है, म्यूटेटेड वाला, इसका मतलब हुआ कि रिप्रेसर हमेशा ऑपरेटर के ऊपर रहेगा। ठीक है जी। ऑपरेटर के ऊपर जब रहेगा, क्या इस Z प्लस जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। अब आप बताएंगे सर, लेकिन इधर तो Z नेगेटिव वाला है और इधर एटलीस्ट यहां पे तो I जो है ये तो नॉर्मल है। यहां पे आपने बताया कि I में म्यूटेशन S वाला तब जाके वो ऑपरेटर पे बैठेगा और इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराने देगा, लेकिन ये I तो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, इससे नॉर्मल रिप्रेसर भी बनेगा। मुझे बताएं, अगर नॉर्मल रिप्रेसर बनता भी है, ठीक है जी, लेकिन यहां देखो, यहां पे Z नेगेटिव है, Z नेगेटिव है, I प्लस है, O प्लस है, यानी लैक्टोज की कंडीशन में इसकी एक्सप्रेशन होनी चाहिए थी, लैक्टोज की एब्सेंस में इसकी एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या करें, Z खुद ही म्यूटेट है, फर्क ही नहीं पड़ता। आप ग्लूकोज रखो, लैक्टोज रखो, एक्सप्रेशन ही नहीं हो सकता, क्योंकि Z के अंदर ही म्यूटेशन है, जीन के अंदर ही म्यूटेशन है। बीटा गैलेक्टोसाइडेस तो कभी बन नहीं सकता, ऑल्दो यहां से नॉर्मल रिप्रेसर बन सकता था, और यहां से रिप्रेसर जो बनेगा वो हमेशा ऑपरेटर के ऊपर बैठेगा। यहां पे तो Z तो नॉर्मल था, लेकिन यहां पे ये बदकिस्मती है कि रिप्रेसर ऑपरेटर के ऊपर चिपक गया है और वो इस Z प्लस जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराने देगा। दैट मीन्स चाहे ये वाली कंडीशन लो, ये वाली कंडीशन लो, एट द एंड ऑफ द डे इस इक्वल सेल के अंदर इस सिनेरियो को देख के कभी भी एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, नो एक्सप्रेशन एट ऑल। चाहे ये केस या ये केस, नो एक्सप्रेशन। ठीक है जी। अगेन जस्ट क्विक सेकंड में मैं बोल रहा हूं, यहां से नॉर्मल प्रोटीन बन सकता था रिप्रेसर, वो अपने ऑपरेटर पे बाइंड कर सकता था और लैक्टोज की प्रेजेंस में इस Z की एक्सप्रेशन करा सकता था और लैक्टोज की एब्सेंस में नहीं करा सकता था। लेकिन Z जब खुद म्यूटेट है तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो कुछ भी नहीं बन सकता। यहां देखो, यहां पे IS वाला म्यूटेशन है, इसका मतलब हुआ कि रिप्रेसर हमेशा चिपका रहेगा ऑपरेटर के ऊपर। ऑल्दो यहां पे किस्मत वाली ये बात थी कि Z प्लस था, ये जीन तो नॉर्मल था, लेकिन रिप्रेसर यहां पे ऑपरेटर के ऊपर बैठ गया। अब वो रिप्रेसर इस Z प्लस जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराने देगा। एट द एंड ये कंडीशन लो, ये कंडीशन लो, एक्सप्रेशन नहीं होगी। इस तरीके से हमने लैक ओपेरॉन को फुल डिटेल में कंप्लीट करा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जितने भी लास्ट 5-6 इयर्स के अंदर क्वेश्चन आए हैं अबाउट द लैक ओपेरॉन इन CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जामिनेशन, हम एक एक करके देखेंगे। और मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इसी के अंदर आए हुए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया।
सही ढंग से आपने म्यूटेशंस को देखना है, पढ़ना है, समझना है, और इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देखना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मैं आपको लेकर आऊंगा सारे क्वेश्चन सीएसआर के रिलेटेड लैक ऑपरेंड, और हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना होता है टू सी सेक्शन वाले क्वेश्चंस को, जिससे हमें अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।